बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस इन R3। थ्री डिमेंशनल स्पेस में स्ट्रेट लाइन क्या होती है और उसकी इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं उसके जो स्ट्रेट लाइन के बनेंगे वो बताएंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ जी कि एक ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। आ जाए आ जाए आ जाए। ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो मैंने स्ट्रेट लाइन कही थी वो ये नहीं है। फिर क्या कहें? नहीं, फिर आप मुझे क्या क्वेश्चन करेंगे? मैंने कहूँगी कि जो मैंने कही थी वो ये नहीं, फिर आप कोई और बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, कोई मैंने आपको ये कहा कि लाइन बनाए, लाइन ड्रॉ करें। मैं आप कहता हूँ ये भी मैंने नहीं कही, ये भी मैंने नहीं कही, लेकिन अब आप रुक जाएंगे ना। अब कह जी आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक लाइन ड्रॉ तो मैं कर रहा हूँ, अब आप नहीं मान रहे तो मुझे कोई और इंफॉर्मेशन दें। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक तो मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, वो आप कर भी रहे हैं। तो मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप लाइन ड्रॉ करें, इसको पहले हम ज़रा मिटा दें। तो डस्टर है इधर कहीं कि नहीं? दीजिएगा मुझे, ताकि ये तो बात जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी उसके मुताबिक जो मेरी डिजायर्ड लाइन थी वो आप ड्रॉ नहीं कर सके, उसमें फॉल्ट आपका नहीं है। अब यहां तो इन्फिनिट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। चलो मैं जरा फिक्स करता हूं, मैं कहता हूं भाई ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन ड्रॉ करें। अब आप आ जाएं, क्योंकि उन्होंने तो काफी हिम्मत कर ली है। इस पॉइंट से पास करते हैं। हाँ, अब मैंने इंफॉर्मेशन, पहले तो मैं इंफॉर्मेशन आपको ये कह रहा था कि लाइन ड्रॉ करें, तो वो बेचारे ने कोशिश की तो मैं नहीं मान रहा। अब मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन, इस पॉइंट से मैंने अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन ड्रॉ करें। मैं अब भी नहीं मान रहा, मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कही, मैंने ये भी नहीं कही। अच्छा जी, अब मैंने आपको इंफॉर्मेशन बता दी थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इस पॉइंट से लाइन, इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन मालूम करें। आपने हिम्मत करके दो बना लिए, मैं अभी नहीं मान रहा कि मैंने ये नहीं कही। लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लाइन 2 पॉइंट चाहिए। अब यहां बात आई ना, आप फिर अब ये कहेंगे कि जी आपकी इंफॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, आप कोई और इंफॉर्मेशन दें। पॉइंट से पास करते हो तो, या इस पॉइंट से मैं कह रहा हूं लाइन ड्रॉ करें, वो तो इन्फिनिट लाइंस बनेगी, वो तो कोई खत्म ही नहीं हो रही बात। तो मैं, आप बनाते रहेंगे, मैं कहूंगा मैंने नहीं कही है। फिर आप क्या कहेंगे, जैसे पहले उन्होंने कहा कि जी कोई और इंफॉर्मेशन दें आप। अब मैं एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं कहता हूं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट और इस वेक्टर के पैरेलल, ये कोई वेक्टर है, लाइन ड्रॉ करें जो इस पॉइंट से पास करे और इस वेक्टर के, इस पॉइंट से पास करे और वेक्टर के पैरेलल वो लाइन ड्रॉ करें। मुनीब आएंगे और वो ड्रॉ करेंगे। आ जाए शाबाश जी। फिर सुन लें, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है और इस वेक्टर के पैरेलल हो, क्या होगी? इस पॉइंट से लाइन पास करे और इस वेक्टर के पैरेलल हो। अच्छा जी, अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो मैंने लाइन कही थी वो ये नहीं है? नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे लाइन को तो वो उसके पैरेलल नहीं रहेगी, और अगर ये यहां से हट के इधर चले जाएंगे तो वो पास नहीं करेगी। तो अब मैं नहीं कह सकता कि जी ये लाइन जो मैंने कही थी वो नहीं है। शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने के लिए
जो इंफॉर्मेशन है कम से कम क्या है, जिस पॉइंट से वो पास करती है और जिस वो वेक्टर के पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन होगी तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए वो मालूम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ, उसकी डेरिवेशन की तरफ। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑफ द straight line L, let this pass through the fixed point Z1 and parallel to the vector D AI plus BJ plus CK यूनिट। मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे कही वो लिख ली। अब स्ट्रेट लाइन का एक फर्जी पॉइंट भी होगा जो उसके तमाम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसको हम पी एक्स वाई जेड से, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो है ये फिक्स पॉइंट नहीं, फिक्स कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट तो नहीं होता, जैसे अभी ये मुनीब ने बनाई है तो स्ट्रेट लाइन पे तो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। अब सारे पॉइंट्स हम लिख नहीं सकते, इन पॉइंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होगा, वो होगा पी एक्स वाई जी, और फिक्स पॉइंट जो है वो ए, वो आपने ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ये पॉइंट ए है फिक्स, और ये वेक्टर जिसके ये पैरेलल थी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैंने ये सपोज किया है कि ये कोई पॉइंट है P एक्स वाई जेड, ये भी उसी लाइन के ऊपर है। तो मुझे ये बताएं जो वेक्टर ए पी बनेगा क्या वो वेक्टर डी के पैरेलल होगा? डायग्राम आपके सामने है, वेक्टर ए पी जो बनेगा ऑब्वियसली ये लाइन जो है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। इस लाइन का मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है जो इस लाइन के तमाम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक वो पॉइंट है फिक्स पॉइंट जो लाइन ड्रॉ करने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी थी, जिससे लाइन पास कर रही थी x1 y1 z1। अब जब मैं ए और पी को मिलाऊंगा तो ये जो वेक्टर बनेगा वो जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन का वेक्टर है उसके ही पैरेलल होगा। चलें, देन वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर डी। अब दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है? सो वेक्टर ए पी शुड बी इक्वल टू टी डी, ये है पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन। अगर आपको याद आए एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है, एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है सबने, सेकेंड ईयर में 7th चैप्टर था सबने पढ़ा हुआ, आपने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब ये रिलेशन एग्जिस्ट करे, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, यानी दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा पैरेलल वेक्टर्स में? डिफरेंस क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड का। वो मैग्नीट्यूड को ये कंपनसेट करता है टी, या वो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा या कम करेगा, डिपेंड करता है कि टी ग्रेटर 1 से बड़ा है या टी 1 से छोटा है। बहरहाल दो वेक्टर्स पैरेलल जब होते हैं तो उनमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करती है। ए दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, ए और बी अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ये आएगा ए इज इक्वल टू टी बी, ये है फार्मूला। दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है, होगा भी। अब ए बी वेक्टर किस तरह निकालना है, किसी को याद है? बता सकता है कोई? वेक्टर ए पी, यस, तो अब हमारे पास तो एक्स वाई जी है और x1 y1 z1 है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y माइनस y1 ये यूनिट वेक्टर प्लस z माइनस z1 के यूनिट वेक्टर। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हो। कहाँ पढ़ा हुआ है?
FSC 7th चैप्टर में, सेकेंड ईयर के 7th चैप्टर में क्या किया क्या मैंने, x माइनस x1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसका लगाएंगे आई यूनिट वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग, साथ y माइनस y1, फिर j यूनिट वेक्टर, z माइनस z1, फिर साथ k यूनिट वेक्टर। वेक्टर d क्या था हमारे पास, वो है ai प्लस bj प्लस ck। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा TAI प्लस TBJ प्लस TCK। अब अगर आप IJ K के कोएफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करें तो क्या आएगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ IJ K ऑन बोथ साइड्स। इधर i का कोएफिशिएंट मेरे पास है x माइनस x1, उधर क्या है TA। इधर y का j का कोएफिशिएंट है y माइनस y1, उधर क्या है TB। इधर k का कोएफिशिएंट है z माइनस z1, उधर क्या है TC। यहां से तीनों इक्वेशन जो आई हैं, यहां से t की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है। देखें कैसे निकल सकती है, यह आ जाएगा x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू t, y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू t एंड z माइनस z1 ओवर c इज इक्वल टू t। अब ये तीनों t के बराबर हैं तो तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे और हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c इज इक्वल टू t। ये है लाइन की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर a b c। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन देता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें जो इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जो पॉइंट वो देगा वो x1 y1 z1 होगा और जो वेक्टर वो देगा उसकी कंपोनेंट जो है वो abc की होगी। तो यहां आप पुट करके आप मालूम कर सकते हैं। एक चीज यहां से और भी आती है, ये जो ये रिलेशंस आई थी हमारे पास, उसमें से x की वैल्यू क्या आती है आपके पास, x1 प्लस TA, y की वैल्यू क्या आती है प्लस TB और z की वैल्यू क्या आती है z1 प्लस TC। और इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन को इस तरह भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस TA, y इज इक्वल टू y1 प्लस TB एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस TC। एक ही लाइन की इक्वेशन है, आपने इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपने लिख ली है। अब कोई क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आप कुछ, ये टी ए, इसको हम पैरामीटर कहेंगे। देखें हुआ ये है कि तीन रेशोस x, ये वाली जो है x माइनस x1 ओवर a और y माइनस, यहां पे t पैरामीटर, पहले इसको समझ लें क्या है t। हमने कहा कि दो वेक्टर कहां से आया है, वैसे ये बाद में जाके हम इसे पैरामीटर कहेंगे, लेकिन ये आया कहां से है, दो वेक्टर्स की दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं उसकी डेफिनेशन से आया। मिसाल के तौर पे अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं सेम, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो अगर फर्ज करें ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। इस वक्त सिचुएशन ये है, क्या मैं A को B के बराबर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, हालांकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। एक मिनट, नहीं कम्यूटेटिव का यहां पे कोई चक्कर नहीं है,
देखें दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने इक्वल नहीं लिख सकता, क्योंकि आप कहेंगे कि इक्वल लिखने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड के दरमियान कुछ रिलेशनशिप तो है। क्या रिलेशनशिप है? अगर मैं चलें इस वेक्टर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो वो हो सकता है इसका हाफ हो, उसकी मैग्नीट्यूड इसका हाफ हो। तो अगर हाफ है तो मैं क्या यहां पे ऐसे लिख दूं? अब ठीक है, अब ठीक है ना? ये अब ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बड़ी है कि बी की मैग्नीट्यूड बड़ी है? ए की बड़ी है, तो फिर ये नहीं आएगा, या फिर ये आएगा b इज इक्वल टू 1/2a। तो दोनों सूरतों में ये वाला जो फैक्टर होगा ये सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड को बैलेंस करेगा, बैलेंसिंग इफेक्ट होगा। पैरेलल होने से तो वो बराबर नहीं होंगे। तो पैरेलल दो वेक्टर्स की पैरेलल की डेफिनेशन में इक्वल लगाने के लिए ये बैलेंसिंग फैक्टर होगा। एक की वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी है छोटी है, समझ आइए। इससे आगे चल के जो इक्वेशन बनती है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं पैरामीटर, इसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर, पैरामीटर कहलाएगा। अब ये आपके सामने है इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें आपको पॉइंट दे दिया गया a x1 y1 z1 और वेक्टर भी दे दिया गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन through point A 2 4 3 and parallel to vector D 4 0 -7 is, जी बता सकते हैं कि अभी मैंने लिखा है x माइनस x1 क्या होगा 2 ओवर a, y माइनस y1 क्या है ओवर b, z माइनस z1 ओवर और इज इक्वल टू t। देखें ये x1 y1 z1 है, तो x1 y1 z1 सब्ट्रैक्ट होने हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आना है a b c। अब आप इसको लिख सकेंगे x माइनस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू t, चूंकि उसने कहा पैरामेट्रिक इक्वेशन से मालूम करनी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हैं वो x y z की वैल्यूज होती हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं वो x y z की वैल्यूज होती हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। तो यहां से हम y माइनस 4 ओवर 0 इज इक्वल टू t, z माइनस 3 ओवर -7 इज इक्वल टू t। ये तीनों चुके ठीक है इक्वल हैं, तीनों को लगा था ठीक है इक्वल कर दिया। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये पहले अगर एक स्टेप और कर लें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4t, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0t एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू -7t। नाउ फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 2 प्लस 4t, y इज इक्वल टू 4 प्लस 0t एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस 7t। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं इस लाइन। अब आप देखें अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी बुक से क्वेश्चन आए, जैसा मर्जी वो दे, जहां से मर्जी दे, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है तीन चीजें हैं, एक तो वो पॉइंट, एक तो वो फार्मूला जो हमें आना चाहिए, और दो मसले वो हैं जो वो देगा, पॉइंट और वेक्टर। अब ये उसका मसला है कि जो सा मर्जी दे दे वो पॉइंट। यहां इस क्वेश्चन में से, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आप 50 क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, इससे भी ज्यादा बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना आपने, ये पॉइंट तब्दील कर दें नया क्वेश्चन हो जाएगा, ये वेक्टर तब्दील कर दें नया क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों तब्दील कर दें नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा मसला क्वेश्चन तो नहीं है, हमारा मसला तो मेथडोलॉजी है, स्ट्रेटजी है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जब एक फिक्स पॉइंट से पास करती है और एक वेक्टर के पैरेलल है तो उस वक्त उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या आएंगी। पॉइंट और वेक्टर को चेंज करता जाएगा, हम
उसको इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं जी। तो आपको स्ट्रेटजी का समझ आ गई है, स्ट्रेटजी समझ आ गई है, मेथड समझ आ गया है। अब क्वेश्चन हमारा मसला नहीं रहा, ठीक है। यानी आज हमने बेसिकली अभी तक जो किया है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले तो इक्वेशन ड्राइव की है और उसके बाद उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड की है। अगर वो फिक्स पॉइंट से और वेक्टर के पैरेलल होती है, फिक्स पॉइंट से पास करती है और वेक्टर के पैरेलल। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ एनी ऑफ द लाइंस एल एंड एम गिवन बाय दिस। अब ये जो यहाँ पे ये इसने लगाया ना इफ एनी, इसका मतलब है कि ये जो दो लाइनें दी हुई हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ना करें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो। ऐसा वैसे मुमकिन है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल लाइंस। आप बात कर रहे हो प्लेन में, प्लेन में तो ठीक है, ये जो बोर्ड है ये प्लेन है, इस पे दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेस की, बाहर भी आना है, तो फिर ऐसी लाइंस भी हो सकती हैं जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें। कैसे भला? ये एक हाथ मेरा जो है, इसको एक लाइन समझे जा रही है, एक इसके ऊपर से गुजर गई है, ऐसे करके तिरछी गुजार दी मैंने। अब ना ये लाइन उसके पैरेलल रही है, ना ही उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस, क्योंकि इस वक्त जो लाइंस अंडर डिस्कशन है वो R3 में है, 3 डिमेंशनल स्पेस में। बोर्ड की हद तक तो ठीक आपने बात की कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन हम तो बोर्ड से बाहर निकल आए हैं, हमारी लाइन तो बोर्ड से बाहर है। तो जब आप प्लेन स्पेस में होंगे तो फिर लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएंगी ना ऐसे। अब वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, इनको कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो अब देखते हैं कैसे करना है। ये लाइन एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है, ये लाइन एम की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है। चूंकि दो डिफरेंट लाइंस हैं, पैरामीटर उसने चेंज कर दिए हुए हैं, इसका टी रखा हुआ है, उसका एस रखा हुआ है। अब ये जो एक्स वाई जी है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, टी की डिफरेंट वैल्यूज करते जाएं तो लाइन एल के सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। इधर एस की डिफरेंट वैल्यूज करते जाएं तो लाइन एम के सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। अगर मैं T1 रखूं तो लाइन एल का एक पॉइंट आएगा, T1/2 रखूं तो लाइन एल का कोई और पॉइंट आएगा, T अगर मैं -3/2 रखूं तो लाइन एल का कोई और पॉइंट आएगा। इसी तरह S जो है ये मैं चेंज करता जाऊं तो लाइन M का कोई और पॉइंट आएगा। यानी इस वक्त जो आपके पास एक्स वाई जी लिखे हुए हैं, दोनों लाइंस के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं। यानी लाइन एल का हर पॉइंट यहीं से निकलना, लाइन एम का भी हर पॉइंट यहीं से निकलना। अब अगर ये लाइन एल और एम कहीं जाके इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट होगा वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा या नहीं? वो दोनों अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो लाइन एल का और लाइन एम का दोनों का वो कॉमन पॉइंट होगा। वहां उस जगह पे जाके क्या होगा, यहां से जो x आया है वो वहां इस x के बराबर होगा, यहां से जो y आया है वो इस y के, यहां से जो z आया है वो, ये पॉइंट सबको समझ आ गया कि अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब हमें फिर ये चेक करना है, ये कंडीशन लगा के चेक करना है कि दोनों x की वैल्यू, दोनों y की वैल्यू, दोनों z की वैल्यू क्रिएट करके क्या होता है। तो अब आप यहां पे लिखें सॉल्यूशन में, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेट कौन कौन सा, 4 + 2t = -1 + 9s। मैंने दोनों x को इक्वेट किया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं। दोनों y को 0 + 3t = 2 + 4s और दोनों z को -2 + 0t = -3 + s। यहां तक अगर किसी को मसला है तो बताएं। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा,
कि उन दोनों में से जो एक्स आए हुए हैं वो सेम होंगे किसी उस पॉइंट पे, दोनों के वाई और दोनों के जेड दोनों वो सेम होंगे तो पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट होगा। अब करना ये है, ये तो तीन इक्वेशंस आई हैं, इनमें से किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके एस और टी की वैल्यूज मालूम कर लेनी है। और जो एस और टी की वैल्यूज आप किसी दो को सॉल्व करके मालूम करेंगे, वो जो तीसरी रह गई है उसमें पुट करनी है। अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो करें अब जरा, सबसे पहले कहां से एस और टी की इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। चलें 2 और 2 ले लें। 2 में से क्या आता है, ये तो फिर ये इक्वेशन नंबर 3 में से एस पहले निकला है। देखें इक्वेशन नंबर 3 में एस पहले निकला हुआ है, वो निकालें, क्या निकलता फिर, एस इज इक्वल टू 1 नहीं निकलता, माइनस इधर चल जाएगा, टी है ही नहीं इसमें, एस अब निकला हुआ है। अब एस अगर 2 में पुट करें, पुट दिस इन 2, तो 2 में पुट करते हैं तो आता है 0 प्लस 3t इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 1, यानी 3t इज इक्वल टू 6, और t किसके बराबर आता है, 2 के। t इज इक्वल टू, ये सबको समझ आ गई। अब एक्चुअली फिर ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व हुई है, एक में से मैंने वैल्यू निकाली है और दूसरी में पुट की है। अब ये मेरे पास जो एस और टी की वैल्यूज आई हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखता हूं कि बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। 1 में अगर ये पुट करते हैं 4 प्लस 2 और टी की वैल्यू 2 थी, फिर -1 प्लस 9, एस की वैल्यू क्या थी 1, यहां आ जाता है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 9, 8 इज इक्वल टू 8, बैलेंस हो गया। यहां से ये पता चला कि लाइंस एल और एम दोनों क्या हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, कॉमन पॉइंट इनका है। अब अगर वो पॉइंट निकालना है तो वो कैसे निकालना है, यहां से तो ये पता चला। दिस शोज दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। इनका कॉमन पॉइंट निकालने के लिए बड़ा आराम से टी की वैल्यू या तो इधर पुट कर दें या एस की वैल्यू इधर पुट कर दें। टी और एस की वैल्यूज निकली है ना, टी और एस की वैल्यूज निकली हैं, तो एक लाइन में आप टी की या तो टी की वैल्यू यहां पुट कर दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या एस की वैल्यू इधर पुट कर दें। अब आपको क्या आसान लगता है, इंटरसेक्ट एट, एस की वैल्यू 1 है, मैं यहां पुट करने लगा हूं, देखें एस की वैल्यू 1, -1 प्लस 9 8 हो जाएगा, तो मेरे पास पॉइंट आ जाता है, एक्स आ गया 8, एस की वैल्यू यहां पे 1 पुट करूं 6 आ जाएगा, वाई की जगह मेरे पास क्या आ गया, एस की वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो -2, तो ये क्या आ जाता है। तो दो काम हमने कर लिए, एक तो ये पता कर लिया कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, फिर ये भी पता कर लिया कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो भी मालूम कर लिया। होपफुली आपको सारा ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।